हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटीन की संरचना। ये जो प्रोटीन है बच्चों, जिसे हम लोग दाल से प्राप्त करते हैं, मांस से प्राप्त करते हैं, जो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है, आज उसी प्रोटीन की हम संरचना पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो जब हम प्रोटीन की संरचना को पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर प्रोटीन किससे मिलकर के बना है। तो बच्चों, जो ये प्रोटीन है ये कार्बन, ठीक है, प्रोटीन जो है बच्चों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से मिलकर के बनता है प्रोटीन। ठीक है, तो बेटा ये जो प्रोटीन है एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है हमारे शरीर का। और आखिर ये प्रोटीन बनता कैसा है? तो बेटा ये जो प्रोटीन है ये अमीनो अम्लों के आपस में मिलने से बनता है। प्रोटीन कैसे बनता है? अमीनो अम्ल का आपस में मिलने से बनता है। तो फिर बात आती है कि आखिर ये अमीनो अम्ल क्या है। तो बेटा अमीनो अम्ल क्या है? एक ऐसी कार्बनिक श्रृंखला यानी एक ऐसी कार्बन की श्रृंखला होगी जिस कार्बन की श्रृंखला में कम से कम एक NH2 समूह आपको मिलेगा, एमीन समूह मिलेगा और एक कार्बोक्सिलिक समूह मिलेगा। ठीक है, तो जैसे इधर मैंने पीछे लगाया NH2, यहाँ पर मैंने लगाया COOH और इस C की एक वैलेंसी के साथ R समूह और यहाँ पर H जोड़ा। बेटा जितने भी प्रकार की अमीनो अम्ल होंगी उन सभी अमीनो अम्ल में ये जो R है सबके लिए R अलग अलग होगा। R की वैल्यू, एल्किल समूह की वैल्यू सबके लिए अलग अलग होगी। ठीक है, दूसरी बात, कभी कभी ये जो R है एल्किल समूह के साथ साथ सल्फर भी जुड़ा होता है। तो जब सल्फर जुड़ा होता है तो एक सल्फर किसी दूसरे अमीनो अम्ल के सल्फर के साथ मिलकर डाइसल्फाइड बंध बनाने का कार्य करता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एक अमीनो अम्ल है। एक अमीनो अम्ल से प्रोटीन नहीं बनने वाला। प्रोटीन बनाने के लिए हमको कई अमीनो अम्लों को आपस में जोड़ना है। तो मैं एक अमीनो अम्ल ये है, दूसरा अमीनो अम्ल यहाँ पे लिखता हूँ, फिर ये देखिए, फिर एक और, इधर, फिर ऐसे ही इस तरह। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, देखिए हमने अमीनो अम्ल बना दिए। बेटा हम और भी अमीनो अम्ल बनाएंगे क्योंकि जो प्रोटीन है वो कई अमीनो अम्ल से मिलकर के बना होता है और उसका अणु भार बहुत उच्च होता है। ठीक है, तो कई अमीनो अम्ल, चूंकि बोर्ड हमारे पास छोटा है तो हम इतने पे ही आपको समझा पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, और भी आप बना सकते हैं। तो बच्चों ये जो अमीनो अम्ल है वो अमीनो अम्ल कई तरह के हो सकते हैं। हो सकता है अमीनो अम्ल उदासीन प्रकृति का हो। तो बेटा अमीनो अम्ल उदासीन कब होता है? जब किसी हाइड्रोकार्बन पर एक अमीन और एक कार्बोक्सिलिक समूह हो। किसी एक अमीनो अम्ल में यदि एक ही अमीनो समूह हो और एक कार्बोक्सिलिक समूह हो तब हम ऐसे अमीनो अम्ल को उदासीन अमीनो अम्ल कहते हैं। तो बेटा ये क्या है? उदासीन अमीनो अम्ल। इसी प्रकार एक होता है अम्लीय अमीनो अम्ल। बेटा अम्लीय अमीनो अम्ल ऐसे अमीनो अम्ल को कहते हैं जिसमें एक अमीन समूह तथा दो कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, उसे अम्लीय अमीनो अम्ल कहते हैं। इसका मतलब जो अमीनो अम्ल होगा उसमें एक अमीन होगा तथा उसमें दो ठो कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े होंगे। इसके बाद एक और अमीनो अम्ल होता है, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो क्षारीय अमीनो अम्ल में क्या होता है बेटा? दो ठो अमीन होते हैं, यानी उस अमीनो अम्ल में दो NH2 जुड़े होंगे और एक ठो COOH जुड़ा होगा। ठीक है, तो चलें, ये हमारे पास अमीनो अम्ल है। बेटा हमारे पास अमीनो अम्ल अल्फा भी हो सकते हैं, बीटा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये कैसा अमीनो अम्ल है बेटा? ये जो मैंने बनाया है ये अल्फा अमीनो अम्ल है। कैसे? ये है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो अल्फा कार्बन से ये NH2 जुड़ा है, इसीलिए इसे हम अल्फा अमीनो अम्ल कहेंगे। ये भी अल्फा अमीनो अम्ल है, ये भी अल्फा अमीनो अम्ल है, ये भी अल्फा अमीनो अम्ल है।
तो अब कई अमीनो अम्ल आपस में जुड़ने वाले हैं। तो बेटा कैसे जुड़ते हैं, अब देखो, इसे मैं ऐसा कर देता हूं, इसे भी मैं इस प्रकार कर देता हूं, फिर इसे मैं ऐसा कर देता हूं, और इसे भी बेटा मैं इस प्रकार कर देता हूं। ठीक है, चलिए, तो बेटा होगा क्या, हर अमीनो अम्ल से जो कार्बोक्सिलिक समूह होगा उसका OH दूसरे अमीनो अम्ल के अमीन समूह के एक हाइड्रोजन से विस्थापित होगा। तो इसका OH इस अमीन समूह के एक हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो जल के रूप में चला जाएगा। तो एक हाइड्रोजन चला गया, एक बचा है, वो हाइड्रोजन OH के साथ चला गया तो जल बनाया। तो बेटा इस CO और इस NH के बीच में एक बंध स्थापित होगा, ये इसी प्रकार ये OH एक इस H को लेकर के चला जाएगा, तो इसी प्रकार फिर CO और NH के बीच एक बंध बनेगा। ये OH इस एक H को लेकर चला जाएगा तो CO और NH के बीच एक बंध बन जाएगा। ठीक है, आगे भी इधर कोई अमीनो अम्ल जुड़ा होगा, इसी प्रकार वहां पे भी कोई अमीनो अम्ल जुड़ा होगा, तो मैं यहाँ के OH को हटा देता हूँ और यहाँ पर कोई अमीनो अम्ल जुड़ा होगा। इसी प्रकार एक H यहाँ का हटा देता हूँ और यहाँ पर कोई एक अमीनो अम्ल जुड़ा होगा। तो बेटा ये जो बंधन बनता है इसे हम पेप्टाइड बंध कहते हैं। कौन सा बंध कहते हैं, पेप्टाइड। तो ये भी हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है, ये भी हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है। तो बेटा क्या देख रहे हैं कि जब दो अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो दो अमीनो अम्ल में एक अमीनो अम्ल का CO तथा दूसरे अमीनो अम्ल का NH समूह आपस में एक बंधन द्वारा जुड़ता है, उस बंधन को पेप्टाइड बंध कहते हैं। जब किसी अमीनो अम्ल में यदि दो पेप्टाइड बंध बन जाते हैं तो उसे डाइपेप्टाइड बंध कहते हैं, तथा किसी अमीनो अम्ल की लंबी श्रृंखला में यदि 3 या उससे अधिक पेप्टाइड बंध बन जाते हैं तो उसे पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला कहते हैं। तो बेटा एक पेप्टाइड बंध ये है, एक ये है, एक ये है, 3 या 3 से अधिक बंधन बन रहे हैं तो आप उसे पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला कहेंगे। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला है जिसमें पेप्टाइड बंध कई बार बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गई अपनी काहे की स्ट्रक्चर। अपने पास एक अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल से दूसरे अमीनो अम्ल से आपस में जुड़ गया पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। तो ये सभी पेप्टाइड बंध जब आपस में जुड़ते हैं कई अमीनो अम्ल को एक एक के साथ जोड़ के पेप्टाइड बंधों के द्वारा, तो एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है, उसे ही हम प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो बेटा ये है प्रोटीन, और इस प्रोटीन का यदि जल अपघटन कर दें, इसे वापस हम पानी में मिला दें, तो प्रोटीनों को जब पानी में मिलाया जाता है ना तो वो वापस फिर से बेटा हमको क्या देते हैं, अमीनो अम्ल देते हैं। ठीक है, तो बेटा ये हो गई प्रोटीन की परिभाषा। अब हम लोग चलते हैं प्रोटीन की संरचना पर। सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्राथमिक संरचना। हम प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना देखेंगे। क्या कहता है, कई अमीनो अम्ल एक निश्चित, इसे विशिष्ट भी बोल सकते हैं, एक निश्चित क्रम में एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बंध के साथ जुड़कर एक पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला बनाता है, एक श्रृंखला बनाता है।
एमिनो अम्ल के निश्चित क्रम में बदलाव करें तो प्रोटीन अणु का गुण भी बदल जाता है। क्या कहता है बच्चों, जब कई अमीनो अम्ल, बहुत सारे अमीनो अम्ल, जब कई अमीनो अम्ल आपस में एक निश्चित यानी कि एक विशेष क्रम में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो जब जुड़ते हैं तो किस बंधन के द्वारा जुड़ते हैं? पेप्टाइड बंध के द्वारा। पेप्टाइड बंध के साथ जब जुड़ते हैं तो उनके बीच में एक पेप्टाइड बंध तो बनता नहीं, कई बनता है, इसीलिए हम बोलते हैं उस जुड़ करके एक पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला बनाता है। ठीक है। अब आगे ये भी कह रहा है कि यदि उस अमीनो अम्ल की जो निश्चित क्रम की व्यवस्था है, यदि उस व्यवस्था में बेटा हम कोई बदलाव कर दें तो बदलाव करते ही उस प्रोटीन के अणु के गुण में भी बदलाव हो जाता है। ठीक है। तो जैसे इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, एक ये हो गया आपका अमीनो अम्ल AA अमीनो एसिड, दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ेगा, फिर एक ये अमीनो एसिड, फिर एक ये अमीनो एसिड, फिर एक ये अमीनो एसिड, ऐसे आप बनाते जाएंगे, अमीनो एसिड बनता ही जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये पेप्टाइड बंध है, ये पेप्टाइड बंध है, ये पेप्टाइड बंध है और ये पेप्टाइड बंध है। तो ये बेटा क्या कहता है कि कई अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़कर एक पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला बनाता है। कह रहा है यदि इनमें हम अमीनो अम्ल में कोई बदलाव कर दें, इस जगह पर कोई दूसरा अमीनो अम्ल जोड़ दें, तो समझ लीजिए उस प्रोटीन के गुण में भी एक बदलाव हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से आपको समझाऊं बेटा, हीमोग्लोबिन। ठीक है बेटा, हीमोग्लोबिन आप जानते हैं एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में बेटा 574 अमीनो एसिड होते हैं। 574 अमीनो एसिड से मिलकर के हीमोग्लोबिन तैयार होता है। तो कितने प्रकार में, वो कितने खंडों में बटा होता है हीमोग्लोबिन? तो एक होता है इस पर अल्फा श्रृंखला, दूसरी भी होती है अल्फा श्रृंखला, मतलब ये दो अल्फा श्रृंखला से मिलकर के बना है, तथा दो इसमें बीटा श्रृंखला भी होती हैं। ठीक है बेटा, इन अल्फा श्रृंखला में 141 अमीनो एसिड होते हैं, इस पे भी 141 अमीनो एसिड होते हैं, इस पे 146 अमीनो एसिड हैं और इस पे भी 146 अमीनो एसिड हैं। ठीक है। तो ये बनती है बेटा हमारे पास एक प्राथमिक संरचना। क्योंकि ये जो हीमोग्लोबिन है ना, इसको बस मैं समझा रहा हूँ तुमको कि यदि जैसे अल्फा की संरचना है, अल्फा श्रृंखला है, उसमें 141 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं, उसमें यदि कोई बदलाव कर दिया जाए, जैसे इस अल्फा में 141, इसमें कोई बदलाव कर दिया जाए, कोई दूसरा अमीनो अम्ल आ जाए, तो समझ लीजिए उस हीमोग्लोबिन में विकृति पैदा हो जाती है। जबकि ये उदाहरण जो है बच्चों चतुष्क संरचना का है। फिलहाल यहाँ पर समझाने के लिए मैंने तुम्हें दिया है, ये है हमारे पास प्राथमिक संरचना और उसका एक डायग्राम। ठीक है। इसके बाद द्वितीयक संरचना पर चलते हैं। तब तक इसका बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ले लिए होंगे आप। अब हम लोग चलते हैं द्वितीयक संरचना पर। ठीक है बच्चों, द्वितीयक संरचना, तो हेडिंग बनाता हूं मैं द्वितीयक संरचना। प्रोटीन की ये द्वितीयक संरचना है। तो ये कब बनती है? ठीक है बेटा, द्वितीयक संरचना कब बनती है? देखिए, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एमिनो अम्लों के मध्य हाइड्रोजन बंध
बनने के कारण प्रोटीन की द्वितीयक संरचना बनती है। ठीक है, कैसी संरचना बनती है? द्वितीयक संरचना बनती है। द्वितीयक संरचना बच्चों दो प्रकार की होती है। पहले फिलहाल देख लीजिए, ये जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का मतलब एमिनो अम्ल के बीच में जब कई पेप्टाइड बंध बनते हैं, तो जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होगी, उस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में जो एमिनो अम्ल होते हैं, उन एमिनो अम्लों के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है। बेटा क्या है हाइड्रोजन बंध, मैं आपको बता दूं। जब कभी हाइड्रोजन बेटा ऑक्सीजन के साथ बंध बना रहा हो, जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बंध बना रहा हो, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ बंध बना रहा हो, तभी इनके मध्य जो बंध बनेगा वो हाइड्रोजन बंध कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो प्रोटीन की संरचना बनती है। ठीक है, कब? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में जो एमिनो अम्ल है उन्हीं के मध्य में क्या बनता है? हाइड्रोजन बंध। तो बेटा ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक श्रृंखला वाली भी हो सकती है और दो श्रृंखला वाली भी हो सकती है। यदि एक श्रृंखला में बनती है, एक श्रृंखला में ही, एक ही श्रृंखला में यदि हम हाइड्रोजन बंध को देखेंगे तो उसे अल्फा संरचना कहते हैं। और अगर दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बीच में हाइड्रोजन बंध बन रहा है तो उसे बीटा संरचना कहेंगे। एक एक करके देखते हैं। बेटा अल्फा संरचना, प्रोटीन की अल्फा संरचना, हम किसकी संरचना देख रहे हैं? अल्फा संरचना। किसकी? प्रोटीन की। कौन से प्रोटीन की? द्वितीयक प्रोटीन की या द्वितीयक संरचना प्रोटीन की। इसमें क्या होता है बेटा? एक ही पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला होगी और उसी पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला में अणुएं एक दूसरे के साथ क्या बनाती हैं? अणुएं एक दूसरे के साथ क्या बनाती है? हाइड्रोजन बंध बनाती है। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लें। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के मध्य में एमिनो अम्ल के बीच में हाइड्रोजन बंध बनता है। तो कैसे बनता है देखो, जैसे ये है NH, ये है C, मैंने इसे ऊपर बना रखा है इसलिए इसे मिटाया नहीं है ताकि आप इसे जब भी देखें समझ जाएं। ये O, एक एमिनो अम्ल इस प्रकार है, दूसरा ले लीजिए। ठीक है, NH CR HCOO, ये वाला मैंने बनाया। तो बेटा क्या है, ये जो CO है इसका ऑक्सीजन अधिग्रहण विद्युतीय है, तो इसके ऊपर माइनस का चिन्ह रहता है आंशिक रूप से, और ये वाले हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक रूप से प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है बेटा, तो ये वाला जो आंशिक रूप से प्लस है, इस आंशिक रूप के माइनस के साथ आंशिक आकर्षण रखता है और इसे ही बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो जब ये हाइड्रोजन बंध आपस में बनते हैं, तो जब एक ही पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला होगी, एक ही पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला होगी, तो वो अल्फा संरचना को व्यक्त करेगा। और जब दो पॉलीपेप्टाइड या उससे अधिक पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला के बीच हाइड्रोजन बंध बनेगा तो बेटा वो बीटा संरचना कहलाएगी। ठीक है, या बीटा सीट कहलाएगी। तो चलिए अल्फा संरचना का एक स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है अल्फा संरचना का स्ट्रक्चर। तो बेटा ये घुमावदार होती है। अल्फा जो प्रोटीन होती है ये घुमावदार, ये जो प्रोटीन की जो ये अल्फा संरचना है ये घुमावदार होती है। इसमें क्या होता है, ये जो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं होती हैं, तो कई पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला जो बन रही हैं, या जो पॉलीपेप्टाइड की एक बड़ी सी श्रृंखला बन रही है जिसमें कई एमिनो अम्ल है, तो एक एमिनो अम्ल जो होगा, जो पहले नंबर का एमिनो अम्ल होगा, उस पहले नंबर का जो एमिनो अम्ल है उसका, देखो पहले नंबर का एमिनो अम्ल, मान लीजिए ये पहला नंबर है, इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा ले लीजिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जो पहले नंबर का एमिनो अम्ल होगा उस पहले नंबर के एमिनो अम्ल का CO चौथे नंबर के एमिनो अम्ल, ध्यान रखें, चौथे नंबर के एमिनो अम्ल के NH के H के साथ आंशिक आकर्षण रखता है जो हाइड्रोजन बंध बनाता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो मतलब समझ रहे हैं, एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एमिनो अम्ल का जो पहला अणु होगा वो उसी श्रृंखला के चौथे एमिनो अम्ल के NH के साथ आंशिक आकर्षण रखेगा, यानी कि पहले का CO चौथे के NH के साथ एक आंशिक आकर्षण रखेगा। तो ध्यान रखें, CO का क्या रखेगा, CO में O अधिकरण विद्युतीय है, इसके ऊपर थोड़ा सा माइनस आता है, और ये जो चौथे नंबर का है
इसमें N में H जुड़ा है जिसके ऊपर आंशिक रूप से प्लस होता है, तो ये आंशिक रूप से प्लस इस आंशिक रूप में जो ऑक्सीजन पर ऋण का चिन्ह आया है, ठीक है, इस पर आंशिक रूप से ऋण है और इस हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से प्लस है। तो आंशिक ऋण आंशिक धन के साथ आंशिक आकर्षण बनाएगा, थोड़ा सा आकर्षण बनाएगा, उसी को हाइड्रोजन बंध कहते हैं, ठीक है। तो ये बनती है अल्फा संरचना। तो बेटा ये घुमावदार होती है, ऐसे घुमावदार होती है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये दक्षिणावर्त स्ट्रक्चर है। वामावर्त स्ट्रक्चर भी बनाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये अधिक स्थायी होता है, इसीलिए इसे बनाया जाता है, ठीक है। ये क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। दक्षिणावर्त, वामावर्त भी बनता है लेकिन ये अधिक स्थायी है, इसलिए बनता है, ठीक है। तो कैसे इस पर आप हाइड्रोजन बंध दिखाएंगे वो देखिए, ठीक है। तो इसी का एक और स्ट्रक्चर देखें, ये, ठीक है। चलिए इसे आप ऐसे डबल कर लें, चलिए ये। तो बेटा हम क्या करते हैं, इसमें ये जो 4 अमीनो अम्ल हैं, 4 अमीनो अम्ल को इसमें भरते हैं, ठीक है। जैसे ये स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, इसको इसमें भरते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखना, इसको लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है, C डबल बॉन्ड O, फिर इसके पीछे क्या है, C, ऊपर है R, फिर ये है H, फिर इधर NH, फिर इधर C डबल बॉन्ड O, फिर इधर C में है R, फिर इस पर जुड़ा है H, फिर इसके पीछे है NH, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर ये है आपका C R और ऊपर है H, फिर ये है आपका NH, फिर ये जुड़ा है CO, C डबल बॉन्ड O, फिर ये है आपका, आगे कंटिन्यू करेंगे, C, ऊपर लिखते हैं R, नीचे हल्का सा लिख देते हैं H, फिर इधर लिखेंगे NH। ऐसे ही ये पूरे अणुओं का मैंने इस पे भरा है, आप पूरे में इस प्रकार और भी अमीनो अम्ल को भर सकते हैं। तो बेटा कहता है पहले नंबर का अमीनो अम्ल, मान लीजिए ये पहले नंबर का मैंने माना, तो पहले नंबर के अमीनो अम्ल का ये जो CO है, ये आंशिक रूप से इसके ऊपर ऋण का आवेश है क्योंकि ये अधिक ऋण विद्युतीय है। तो ये चौथे नंबर के NH के H के साथ आंशिक आकर्षण रखेगा। तो ये जो ये है, ये, ठीक है, ये पहले नंबर का है और ये चौथे नंबर का है। तो ये वाला O इस H के साथ एक आंशिक आकर्षण रखेगा जिसे हम लोग हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो बेटा ये है हमारी अल्फा संरचना, ठीक है। तो अल्फा संरचना आप जान गए किसे कहते हैं। अल्फा संरचना में क्या होता है, एक ही पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला होती है और एक ही पॉलीपेप्टाइड की जो श्रृंखला होती है वो आपस में एक कुंडलित श्रृंखला बनाती है, क्योंकि उसमें पहले नंबर का जो अमीनो अम्ल होता है वो चौथे नंबर के अमीनो अम्ल के साथ एक हाइड्रोजन बंध, यानी जो पहले नंबर का अमीनो अम्ल होता है, पहले नंबर के अमीनो अम्ल का जो CO होता है उसमें उपस्थित O चौथे नंबर के अमीनो अम्ल के NH के H के साथ एक हाइड्रोजन बंध स्थापित करता है, जिससे घुमावदार एक कुंडली नुमा संरचना बनती है, हेलिक्स जैसी संरचना बनती है, जिसे हम अल्फा संरचना कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बेटा हम लोग इसकी बीटा संरचना देखते हैं, ठीक है। तो इसका बीटा स्ट्रक्चर कैसा होगा उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम लोग बीटा स्ट्रक्चर, बेटा बीटा स्ट्रक्चर को लहरीदार चादर संरचना भी कहते हैं, लहरीदार चादर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पॉलीपेप्टाइड की 2 श्रृंखला होती है। ये लीजिए मैं पॉलीपेप्टाइड की 2 श्रृंखला बना देता हूँ। पॉलीपेप्टाइड की कितनी श्रृंखला होगी बेटा, 2 श्रृंखला। तो एक पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला ये, इस पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला में मैंने भर लेता हूँ, ठीक है, अमीनो अम्ल CCN
सी सी एन, सी सी एन, सी सी, फिर आगे एन। ठीक है। अब एक नीचे पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला बनाते हैं बच्चों। ये ठीक है, एक पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला। तो अब ये ध्यान रखना है, ऊपर सी है तो नीचे एन होना चाहिए। तो फिर एन सी सी एन सी सी एन सी सी एन सी, ऐसे। ठीक है बेटा, इस पर हम सबसे पहले डबल बॉन्ड में ओ जोड़ लेते हैं, फिर इस सी पर आर और एच जोड़ लेते हैं, और इस पे एच, फिर इस सी पर डबल बॉन्ड में ओ, फिर इस पर आर और एच, फिर इस पर एच, ठीक है एच, फिर इस पर डबल बॉन्ड में ओ, फिर इस पर आर और एच, फिर इस पर एच, फिर इस पर डबल बॉन्ड में ओ, फिर ये आर और फिर ये एच, ऐसे। इस पर एच आएगा, इस पर डबल बॉन्ड में ओ आएगा, इस पर आर, NH, NH के ठीक पीछे बच्चों ये है। ठीक है, NH के ठीक पीछे ये बनता है, इसे लिखेंगे। NH के ठीक पीछे R H, फिर इस पे डबल बॉन्ड में O, फिर N, N में जुड़ेगा H, फिर इस पर NH के साथ आपने इसे जोड़ा, हाँ ठीक है, NH के साथ ये जोड़ा, फिर C डबल बॉन्ड हो, फिर ये NH, फिर NH के साथ जुड़ेगा R H, फिर डबल बॉन्ड O, फिर इस पर H, फिर इस पर R और H, और इस पर डबल बॉन्ड में O, इस पर H, और इस पर R और H। तो बच्चों शायद स्ट्रक्चर आपको बराबर न दिख पा रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे मिटा रहा हूँ क्योंकि नीचे बोर्ड कैमरा कवर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर को एक बार मैं ये इससे मिटा देता हूँ। ये डेफिनेशन तो आप लिख ही लिए होंगे। ठीक है, तो हम लोग बीटा संरचना को बना रहे हैं। बीटा संरचना, ये है आपकी बीटा संरचना। तो बीटा संरचना में दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, ये ऐसे दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, ये ठीक है। जैसे बच्चों एक कागज ले लीजिए, कागज की शीट, और कागज की शीट को फोल्ड कर दो तो वो फोल्ड हो जाती है। जनरली तौर पर मैं तुम्हें बताऊं, जैसे घर पर हमारे बारिश होती है तो बारिश होते समय हम अपने आंगन जाल में ऊपर एक टीन डालते हैं, तो टीन पर आप देखिए इस प्रकार होता है ना, लहर जैसी बनी होती है। तो ऐसे ही ये प्रोटीन की संरचना होती है। तो ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले यहाँ पर N C C, चाहे ऐसे ले लो, C C N, C C N, C C N, ऐसे। फिर अब इसको यहाँ C है तो यहाँ N कर लो, N C C N C C N C C, ऐसा स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है बेटा, इस वाले में सबसे पहले तुम डबल बॉन्ड में O मारो। ठीक है, फिर इस पर R और H डालो, फिर इस पर H डालो, फिर इस पर डबल बॉन्ड में O डालो, फिर इस पर R और H डालो, फिर इस पर H रखो, फिर इस पर डबल बॉन्ड में O रखो, फिर इस पर R और H रखो, फिर इस पर H रखो, ऐसे। तो बेटा अब इस पे H आएगा,
ठीक है, N के साथ क्या जुड़ेगा, H जुड़ेगा। अब इधर ये वाले में आपको रखना है NH के बाद जो है स्ट्रक्चर में पीछे की ओर जो है वो है R और H, फिर इसके साथ आप डबल बॉन्ड में O जोड़ोगे, फिर N के साथ H जोड़ोगे, फिर इसके साथ R और H जोड़ोगे, फिर इसके साथ डबल बॉन्ड में O जोड़ोगे, इसके साथ H जोड़ोगे, इसके साथ फिर से R जोड़ोगे और इसके साथ डबल बॉन्ड में O जोड़ोगे। तो बेटा ये जो निकटवर्ती देख रहे हैं CO और NH, जो एकदम पास में जहाँ CO और NH हैं, CO और NH हैं जहाँ निकटवर्ती हैं, तो ये निकटवर्ती जो आपको अवयव दिखाई दे रहे हैं CO और NH, ये आपस में एक आंशिक आकर्षण हाइड्रोजन बंध बनाएंगे। ये हाइड्रोजन बंध, यहाँ पे हाइड्रोजन बंध बनेगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बंध बनेगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बंध बनेगा। बेटा इसके ऊपर भी एक ऐसी सीट रखी हो सकती है पॉलीपेप्टाइड की, तो वहाँ का CO ऊपर के NH से बंध बना रहा होगा। नीचे कोई श्रृंखला रखी होगी तो यहाँ का जो CO है, यहाँ का जो NH है, वो किसी दूसरे श्रृंखला के, जैसे ये NH है तो किसी CO के O से बंध बना रहा होगा। ये CO है तो जो नीचे श्रृंखला होगी वो NH के H से बंध बना रहा होगा। ऊपर जो CO है, CO का O ऊपर की श्रृंखला के H से बंधन बना रहा होगा। ये जो NH है वो किसी ऊपर रखी श्रृंखला के CO के O से बंधन बना रहा होगा। तो इस प्रकार एक बंध संरचना जैसी एक मिली हुई संरचना बनती है, जिसमें दो पॉलीपेप्टाइड की जो श्रृंखलाएं होती हैं, वो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बंधन के द्वारा जुड़ती हैं और एक लहरीदार चादर के जैसे संरचना बनाती है, जिसे हम प्रोटीन की बीटा संरचना कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आपकी बीटा संरचना। इसके बाद बच्चों अब हम लोग चलते हैं तृतीयक संरचना पर। ठीक है, अब ये ऊपर वाला बेटा मिटा देता हूँ। ठीक है, ये ऊपर जो आपने बनाया था इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ताकि स्पेस हमारे पास काफी है। ठीक है, तो तृतीयक संरचना देखिए किसकी, प्रोटीन, तृतीयक संरचना। तो बेटा तृतीयक संरचना क्या है वो देखें। तो तृतीयक संरचना को देखना है तो सबसे पहले तृतीयक संरचना को देखने के लिए आप इसकी परिभाषा लिखें। जब पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला त्रिदिशात्मक, ठीक है, जब पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला त्रिदिशात्मक, तीनों दिशा में त्रिदिशात्मक रूप में मुड़कर, तीनों दिशाओं त्रिदिशात्मक, जैसे कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कई दिशाओं में मुड़ जाए। ठीक है, त्रिदिशात्मक रूप में मुड़कर जब एक 3D, 3 डायमेंशनल, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3D संरचना बनाती है, तो इसे प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहते हैं। क्या है बेटा परिभाषा, जब पॉलीपेप्टाइड की जो श्रृंखला है, मतलब पॉलीपेप्टाइड की जो लंबी श्रृंखला है, जो प्रोटीन है, वो त्रिदिशात्मक यानी कई दिशाओं में फोल्ड होकर के मुड़ करके एक 3D स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होती है, तो उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को तृतीयक संरचना कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा बनता है। ये ठीक है, ठीक है, ये तृतीयक संरचना है। तो बेटा यहाँ पर बीच में अमीनो अम्ल आप दिखा सकते हैं, इसमें अमीनो अम्ल भरे रहेंगे। ठीक है, तो ये बन गई आपकी तृतीयक संरचना। इसके बाद अब आती है हमारी चतुर्थ संरचना या चतुस्क संरचना।
चतुष्क संरचना। प्रोटीन की चतुष्क संरचना क्या है वो देखें बेटा। चतुष्क संरचना में क्या होता है, तृतीयक प्रोटीनों की कई श्रृंखला। ये कह रहा है तृतीयक प्रोटीन, यानी कि जो चतुर्थ है हमारी, ये जो चतुष्क संरचना है ये तृतीयक प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। और इसमें एक तो नहीं होती बल्कि कई तृतीयक प्रोटीनों की श्रृंखला होगी जो त्रिदिशात्मक रूप में मुड़ी होती है तथा एक 3D संरचना बनाती है, जो प्रोटीन की कौन सी संरचना कहलाती है बच्चों? चतुष्क संरचना कहलाती है। ठीक, कौन सी संरचना कहलाती है? चतुष्क संरचना कहलाती है। ठीक है, तो बेटा चतुष्क संरचना किससे मिलकर के बनी है? तृतीयक संरचना से मिलकर के बनी है। तो बेटा जो तृतीयक संरचना होती है ना प्रोटीन की, उसमें कई बंध, इसमें यही वाला स्ट्रक्चर बनता है। उसमें कौन कौन से तृतीयक संरचना में बंध काम करते हैं वो देखो। तृतीयक संरचना में बच्चों बंध काम करता है, हाइड्रोजन बंध लगता है, दूसरा बंध होगा आपका आयनिक बंध, तीसरा होता है सल्फाइड बंध, चौथा होता है जल विरोधी बंध, और एक और बंध होता है पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध। तो बेटा थोड़ी देर के लिए तृतीयक संरचना पर फिर से आएंगे। तृतीयक संरचना कैसी संरचना है? तृतीयक संरचना में क्या होता है कि जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला होती है वो आपस में कुछ त्रिदिशात्मक रूप में मुड़ती है या घूमती है, जिससे एक 3D संरचना बनती है। उसे हम प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहते हैं। और जब प्रोटीन की बच्चों तृतीयक संरचना बनती है तो उसमें डाइसल्फाइड बंध भी बनते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि पीछे जो एमिनो अम्ल हैं उस पीछे के एमिनो अम्ल में मैंने बताया था कि जो ये R समूह ऊपर मैंने बनाए थे, एमिनो अम्ल में ऊपर R जोड़े थे, तो मैंने बोला था उसमें सल्फर समूह भी कभी कभी होते हैं। तो उसका एक एमिनो अम्ल का एक सल्फर दूसरे एमिनो अम्ल के सल्फर से जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद क्या बनाता है? एक सल्फाइड बंध बनाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि जो हमारी एक एमिनो अम्ल है उस एमिनो अम्ल में जो एल्किल समूह जुड़ा है उसमें सल्फर भी होता है, और फिर दूसरे एमिनो अम्ल के उस R के साथ जहां सल्फर जुड़ा होगा तो एक सल्फर दूसरे एमिनो अम्ल के उस सल्फर के साथ भी बंध स्थापित करता है, जिसे सल्फाइड बंध कहते हैं। तो सल्फाइड बंध किसमें देखने को मिलता है? तृतीयक संरचना में मिलता है। तो हम लोग थे चतुष्क संरचना। चतुष्क संरचना में क्या है? तृतीयक जो संरचना की प्रोटीनें हैं वो कई श्रृंखलाएं आपस में मिलती है और एक त्रिदिशात्मक रूप ले लेती है, और लेने के बाद 3D संरचना बनाती है। इसे प्रोटीन की चतुष्क संरचना कहते हैं। तो चूंकि चतुष्क संरचना तृतीयक संरचना से मिलकर के बनी है तो इसमें ये सब काम करेगा। इसके अलावा इसमें और भी बंधन काम करते हैं, जैसे वांडर वाल बल। ठीक है, ये बल भी लगने लगता है इसमें। तो ये हो गई आपकी चतुष्क संरचना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन। तो बेटा मैंने आपको पीछे बताया था जो हीमोग्लोबिन होता है वो किनसे मिलकर के बना होता है? 4 श्रृंखला से। एक अल्फा श्रृंखला, दूसरी अल्फा श्रृंखला, तीसरी बीटा श्रृंखला और चौथी भी बीटा श्रृंखला। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही बनता है। ये फिर इसी प्रकार ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाना है बेटा। ठीक है, जिसपे आपको 2 अल्फा की श्रृंखला मिलेगी तथा 2 बीटा श्रृंखला मिलेगी। ठीक है, ये बन गई आपकी
चतुष्क संरचना का एग्जाम्पल जो किसका था, हीमोग्लोबिन का। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है ये आपको क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद बच्चों।